वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 5 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो भी आपकी लर्निंग्स होती हैं, चाहे वो लाइफ को लेकर हो या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है और वो आपको बेहतर ही बनाने का प्रयास करता है। तो लर्निंग्स दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। जैसे कि चाणक्य ने भी बोला है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हम ही गलती करेंगे और अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखिए और अपनी गलतियों से भी सीखिए और इस बात को अपने एग्ज़ाम में और अपनी लाइफ दोनों में अप्लाई करिए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ? Recently, which country in East Africa was affected by the tropical cyclone named Gemane? And the answer is Madagascar. आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर किया था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? Recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified for the Paris Olympic? And the answer is मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और साथ ही वह एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक के रूप में उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो वैसे भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई महिला का कोई अचीवमेंट होता है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बोथ फॉर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एज वेल। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई गांठदार त्वचा रोग LSD अधिकतर किस प्रजाति समूह में होती है? लंपी स्किन डिजीज LSD रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज मोस्टली अकर्ड इन विच स्पीशीज एंड ग्रुप? एंड द आंसर इज मवेशी। भारतीय वैज्ञानिकों ने मई 2022 से लगभग 1 लाख मवेशियों की मौत के लिए जिम्मेदार लंपी स्किन डिजीज वायरस की आनुवांशिक संरचना को डिकोड कर लिया है। लंपी स्किन डिजीज मवेशियों को प्रभावित करने वाला एक वायरल संक्रमण है जो LSDV के कारण होता है। LSD अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में स्थानिक है, लेकिन यह मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता। तो ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा तो जूनोटिक डिजीज़ जो होती हैं, जैसे कि रेबीज़ होता है, वो एनिमल से ह्यूमंस को हो जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये जो हमारा LSD है ये मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है। और ये कैसे होता है? तो रक्तभक्षी कीटों या दूषित भोजन और जल के माध्यम से फैलता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग TB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NTB वैश्विक योजना 2050 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में TB को समाप्त करने की योजना है। स्टेटमेंट B है, डेलामाइड एक नई दवा है जिसका उपयोग मल्टी ड्रग प्रतिरोधी के उपचार में किया जाता है और अक्सर अन्य दवाओं के साथ इसके संयोजन का प्रयोग होता है। तो NTB की वैश्विक योजना 2023 से 30 यह वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य को चुनौती के रूप में TB को समाप्त करने की योजना है। यह एक लक्ष्य है जिसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया है। आइसोनियाज़िड यह दवा TB के इलाज की सबसे प्रभावशाली औषधि है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के उपचार हेतु अत्यधिक प्रभावी है। डोलामाइड एक नई दवा है जिसका उपयोग मल्टीड्रग प्रतिरोधी MDR TB के उपचार में किया जाता है और अक्सर अन्य दवाओं के साथ संयोजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो भी वायरल से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आपके UPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो आपने देखा होगा 2019 में हेपेटाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जिसमें आपसे हेपेटाइटिस B और C से, जिसे हिंदी में यकृत शोथ भी कहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे डेटा पूछा गया था और उसमें जो एक स्टेटमेंट था उसमें लिखा हुआ था कि जो हेपेटाइटिस B है उसका टीका उपलब्ध है। तो वो स्टेटमेंट सही था और जो हेपेटाइटिस C है उसका टीका उपलब्ध नहीं है। साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि 28 जुलाई 2018 से ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो हर साल वो अब मनाया जाने लगा है, ये भी आप याद कर सकते हैं। और TB
जो है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले ही साल 2025 तक हमने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 है। हम 5 साल और हमने कम करके रखा है। और अगर ऐसे देखें तो अभी जो है निक्षय मित्र पहल जो है वो टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए रखी गई थी। तो आप ये डेटा याद रख सकते हैं। साथ भी जो भी डेटा मैं आपको बताती हूँ वो अपने मेंस में की जो आंसर राइटिंग है उसमें भी कोट कर सकते हैं। टीबी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है टीबी की 27% वो भारत में ही होती है। तो जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है टीबी से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपसे प्रीलिम्स में पूछा ही जा सकता है, साथ में मेंस में भी आप इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में किस देश को 2 डॉर्नियर 2028 विमान सौंपे हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रिसेंटली हैंडेड ओवर 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री? एंड द आंसर इज पेरू। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को गुयाना है इसका आंसर। द आंसर इज गुयाना। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को 2 डॉर्नियर 2028 विमान सौंपे हैं, जो उनकी साझेदारी में एक नए चरण का प्रतीक है। ये पहल रणनीतिक सहयोग के माध्यम से गुयाना के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी? वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डोमेस्टिक जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च? इसका आंसर है IIT बॉम्बे। मैंने पहले भी बताया था IIT जो भी न्यूज़ में रहती है वो जो इन्वेंशंस जो भी वो लोग करते रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही IIT से रिलेटेड क्वेश्चन UPPCS में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इससे ज़रूर याद रखिएगा कि IIT बॉम्बे ने कैंसर से रिलेटेड पहली जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है, क्योंकि ये पहला भी है। भारत की पहली CRT सेल थेरेपी IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित की गई है, पहली भी है। और कैंसर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है, तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO? एंड द आंसर इज अग्नि प्रधान। हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और DRDO ने उड़ीसा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली मिसाइल है। तो आपको सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि सतह से हवा इस तरीके से भी होती है मिसाइलें, तो ये आप अलग से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज कठिया गेहूं को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग GI टैग दिया गया है। इस फसल के लिए GI टैग के लिए आवेदन वर्ष 2022 में किया गया था। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद GI टैग दिया गया है, और अभी हाल ही में ये न्यूज़ है कि GI टैग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और उनकी संख्या है 69। इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा GI टैग थे, 58 थे, लेकिन अभी रीसेंट डेटा ये है कि यूपी में सबसे ज़्यादा GI टैग है। और यूपी में भी किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज़्यादा GI टैग है? वो है हमारा बनारस, वाराणसी, उसके पास 30 GI टैग है। आप इस डेटा को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? द आंसर इज पारादीप बंदरगाह। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण से आगे निकल गया। 1962 में स्थापित, यह 1966 में भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जो अब बंदरगाह मंत्रालय के अधीन है। तो ये 8वां है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा K-स्टार क्या है? व्हाट इज K-स्टार रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो ये है दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर। कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में संचालित दक्षिण कोरिया के K-स्टार फ्यूजन रिएक्टर, जिसे कोरियाई कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है। जैसे सूर्य से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा भारत का आदित्य L1 मिशन है,
तो यहाँ भी कृत्रिम सूर्य की बात हो रही है, इसलिए ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी सवाल भी है। हाल ही में समाचारों में देखा गया NICES कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित है? NICES प्रोग्राम्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड द आंसर इज़ इसरो। इसरो DRDO से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में चलती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित NICES कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन से निपटने का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 2012 में लॉन्च किया गया। NICES पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तनशीलता की निगरानी करता है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने आज आपसे पूछा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। कठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आपका कोई फीडबैक है या आप कुछ चाहते हैं एडिशनल इस पूरे सेशन में, तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।